नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। डीडवाना जिले के नजदीकी ग्राम निम्बी के ग्रामीणों के द्वारा आम रास्ते पर ट्यूबवेल नहीं करने के विषय को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि निम्बी कला में चुगनी जाने वाले गैर मुमकिन रास्ते पर प्रशासन जबरदस्ती ट्यूबवेल खोदने पर आतुर है, जिसमें उस रास्ते पर हजारों लोगों का आवागमन रहता है। अगर इस रास्ते पर ट्यूबवेल खोदी जाती है तो ये रास्ता आवागमन के लिए बाधित हो जाएगा। इस बारे में ग्रामीण अली खान ने क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे गांव निम्बी कला में आज सुबह चुगनी गांव के कुछ लोग और पीएचडी की मशीनें जो ट्यूबवेल खोदते हैं वो और साथ में इंजन भी थे। हम निम्बी कला के हैं, हमारे वहाँ खेत है कुर्ली रेवेन्यू में। चुगनी वाले वहाँ कह रहे हैं कि एमएलए लेट से हमें ट्यूबवेल मिली है, तो वो खोदने आए हैं, जबकि वह जिस ज़मीन पे खोदना चाहते हैं वहाँ स्टे है। तो उनको जब स्टे की कॉपी दे दी गई, उसके बाद ही वो अधिकारी बोल रहे हैं कि हम रास्ते में खोदेंगे, जबकि रास्ते में अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो सार्वजनिक रास्ता है। वहाँ लगभग 50-60 ढाणियाँ हैं, आवागमन को कैसे बाधित किया जा सकता है, उसको लेकर हम आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं। इससे पूर्व इन्होंने अपने आप ही वहाँ आके चिन्हित कर ली ज़मीन, न किसी किसान को पूछा जहाँ वो खेती करते हैं, चारों तरफ वहाँ खेती हो रखी है। जबकि छोटी छाबरी ग्राम पंचायत में चुगनी गाँव आता है, वहाँ इनके पास में ही सरकारी ज़मीन है और जो हमारा खेत है उससे जस्ट आगे भी इनके पंचायत की ज़मीन है। और जो लोग आज वहाँ आए थे खेत में, उनके खुद के वहीं खेत है रास्ते में, वहाँ वो नहीं खुदवा रहे हैं और हमारे खेतों में आके खोद रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? इसको लेकर हम आज कलेक्टर साहब के पास आए हैं और हमारे पास स्टे भी है उस खेत में, लेकिन उसको भी वो नहीं मान रहे हैं। अभी भी वहाँ मशीनें खड़ी है, अधिकारी तो वहाँ से आ गए लेकिन मशीनें वहाँ खड़ी है। हम कलेक्टर साहब से ये अपील करेंगे कि वहाँ से वो मशीनें हटवाई जाए और वहाँ पे ट्यूबवेल न खोदने दी जाए, और जो चुगनी गांव की खुद की ज़मीनें हैं वहाँ पे खुदवाई जाए। वो खाली पड़ी और वहाँ भी पानी है, जितना पानी हमारे खेतों में उतना ही पानी वहाँ है। और साथ में सरकारी भूमि पड़ी है, कम से कम 50-60 बीघा 2 खेत पीछे, और उससे 2 खेत आगे भी खाली ज़मीनें पड़ी है जो कि छाबरी ग्राम पंचायत की हैं। आहोर उपखंड क्षेत्र के दयालपुरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पुनर्गठन में आपत्ति दर्ज कर ग्राम पंचायत को परिसीमन की कार्रवाई निरस्त करने की मांग को लेकर एसडीएम सावरमल रेगर को ज्ञापन दिया है। ग्रामीण सुभाष गोमतीवाल ने ज्ञापन देने के बाद मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। से सभी प्रबुद्ध जन ने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हमने एसडीएम साहब को ये पंचायत पुनर्गठन के मामले को लेकर समझाया है। तो हमने एसडीएम साहब को हम ये समझाने में सफल हुए कि महाजरी दयालपुरा गांव और दयालपुरा प्रथम की ये जो भी राजस्व गांव है, इनकी बीच में एक तो सीमाओं का विवाद रहेगा, और सीमाओं के विवाद होने के कारण जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना रखे हैं उसमें वो नहीं आता है। और दूसरी बात ये है कि खूब सारी जो आबादी है जो एक दूसरे गांव में हो रखी है, तो उससे क्या होगा कि खूब सारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी वगैरह है वो भी एक दूसरे गांव में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का अगर देखें तो मानना ये है कि नई ग्राम पंचायतों का बनाना है। अगर गवर्नमेंट ग्राम पंचायत दयालपुरा के टुकड़े करके अगर नई ग्राम पंचायत बनाती है तो वास्तव में देखा जाए तो ग्राम पंचायत दयालपुरा वहाँ से हट भी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट लैंड भी नहीं है। तो हमने एसडीएम साहब से बात कर दी है, एसडीएम साहब को हमने कन्विंस कर दिया है। एसडीएम साहब ने हमारे टोटली डॉक्यूमेंट वगैरह देखे, उनके बाद में उन्होंने कहा है कि हम हर संभव कोशिश करेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत है वो ना टूटे और यथावती रहे। रानीवाड़ा उपखंड के बड़गांव में फव्वारा पाइप के गोदाम अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग लग गई, लेकिन रानीवाड़ा नगर पालिका में दमकल नहीं होने से काफी नुकसान भी हुआ। रानीवाड़ा को नगर पालिका बने सालों हो गए हैं, लेकिन अभी तक दमकल वाहन उपलब्ध नहीं हो पाया, जबकि आए दिन हो रहे आकस्मिक आगजनी हादसों से लाखों करोड़ों जानमाल का नुकसान हो रहा है। वहीं स्थानीय राजनेता भी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। ऐसे में स्थानीय निवासी केवल अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। मांडलगढ़ के मानपुरा गांव में मुख्य सड़क मार्ग पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर और लटकते तारों से कई बार हादसे पेश आ चुके हैं। दरअसल बिजली निगम द्वारा ट्रांसफार्मर लगाने में गंभीर लापरवाही बरती गई है। ट्रांसफार्मर लगे खंभे में सेफ्टी के कोई भी इंतजामात नहीं किए गए। इस मामले में ग्रामीणों द्वारा बिजली निगम के अधिकारियों को कई बार शिकायत करने के बावजूद ध्यान नहीं दिया गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों में बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। ये ट्रांसफर जो लगा हुआ है, डीपी लगी हुई है, ये क्या कि मेन चौराहे पे है, सबसे ज़्यादा पब्लिक इधर ही रहती। ये बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड। आए दिन यहाँ पे देखो ये विस्फोट टाइप के भी हुए, तो आए दिन खतरा भी रहता। कितने ही झुलस गए इसमें। तो मेरा निवेदन है कि इसको हटा करके आगे नदी के पास अगर सेट कर दें। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में कथित मिलावट के जांच मामले में आज एसआईटी की टीम बीकानेर पहुंची और यहां कोयला गली स्थित श्वेता घी फर्म मोहनलाल आशीष कुमार के यहां जांच पड़ताल की गई।
इस दौरान टीम ने फर्म के यहां पड़े घी के टीन से सैंपल लिए। बताया जा रहा है कि लंबे समय से श्वेता घी के डीलर को लेकर शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद ये टीम बीकानेर पहुंची। निरीक्षण के दौरान फर्म के बाहर भारी पुलिस जाब्ता भी लगाया गया। इस मौके पर तमाशाबीनों की भीड़ भी दुकानों के बाहर जुट गई और हर कोई चर्चा करता नजर आया कि आखिर किस प्रकार की जांच पड़ताल हो रही है। फिलहाल टीम के अधिकारियों ने जांच होने तक किसी भी प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए मनाही की है। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सुरक्षा और समावेशी विकास को सशक्त बनाने के उद्देश्य से बीकानेर मिलिट्री स्टेशन में सिविल मिलिट्री फ्यूजन 2025 का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन की मेजबानी रणबांकुरा डिवीजन के तत्वावधान में हुई, जिसमें सैन्य और असैन्य प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा विशेषज्ञ, उद्योग प्रतिनिधि, शिक्षाविदों और विभिन्न क्षेत्रों के नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सैन्य रणनीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें नागरिक प्रशासन, आपदा प्रबंधन, तकनीकी सहयोग और बुनियादी ढांचे का विकास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सैन्य और असैन्य संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय न केवल आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि ये आपदा प्रबंधन और सीमा क्षेत्रों के विकास में भी अहम योगदान देगा। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव को इस बार विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के रूप में नए कलेवर में प्रस्तुत किया। इसके लिए 9 मार्च तक आवेदन लिए जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत 18 से 25 साल की आयु के युवा भाग ले सकते हैं। तो प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी नोडल महाविद्यालय राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर को सौंपी गई, जहां प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। प्रधानाचार्य अभिलाषा आला ने आयोजन के बारे में क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत 2047 तक का, उसको लेकर एक यूथ पोर्टल का एक बीकानेर के अंदर आपकी कॉलेज में क्या कहना है? ये कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम है और इसमें युवाओं में जोश आएगा, राष्ट्र के प्रति कुछ करने का भाव आएगा, उनके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा और वो एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में, क्योंकि भारत को एक युवाओं का राष्ट्र माना जाता है और युवा के लिए कहा जाता है कि वो वायु से भी तेज गति से, द्रुत गति से अपना काम कर सकते हैं। तो उस संकल्प को हमें लगता है साकार करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारा जो कॉलेज है वो ऐसे कार्यक्रम केंद्र सरकार की योजना का प्रचार प्रसार करना का शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी उपलक्ष्य कार्यक्रम करती आ रही, क्या कहना चाहिए? ये हमारा परम सौभाग्य है कि इस तरह के आयोजन हमें मिले हैं और क्योंकि हम महिला महाविद्यालय में हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि भारत की आबादी का 50% हिस्सा है और इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चियों को भी एक बहुत सुनहरा मंच मिलता है, जिससे वो अपने विचार निर्भीक होकर, बेबाक होकर और स्वच्छंदा के साथ में, और अभी महिला दिवस भी आने वाला है, तो हमें लगता है कि बेटियों के लिए ये एक बहुत अच्छा मंच है। ये महाविद्यालय जिसमें महिला शिक्षक साथी हैं जो कि उनके सर्वांगीण विकास में कृत संकल्पित है और उनके व्यक्तित्व का विकास करती हैं। इस तरह के आयोजन से बच्चियां संसद तक अपनी बात को आसानी से रख पाएंगे। कोटा जिले की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने फरियादी सिंह सुभाष पारदी निवासी हिरियाखेड़ी पर हुए प्राणघातक हमले के 3 मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ ली। एसपी ग्रामीण सुजीत शंकर ने बताया कि मुलजिमों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अलाय जरब, एक लकड़ी तथा मारपीट करने के बनाए वीडियो में उपयोग में लिए गए मोबाइल फोन एवं पट्टा रस्सी को बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तार मुलजिमों को न्यायालय के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया और फिलहाल आगे की जांच जारी है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। राजस्थान सहित देश के कोने कोने में सरसों के लिए सुप्रसिद्ध खेड़ली अनाज मंडी में खाद्य व्यापार संघ की हड़ताल के बाद अब रौनक लौटने लगी है। वहीं मजदूर, व्यापारी और किसानों में प्रसन्नता दिखाई दे रही है। इन दिनों खेड़ली अनाज मंडी में प्रतिदिन 10,000 से 15,000 बोरी सरसों की आवक हो रही है। आड़तिया कृष्ण खंडेलवाल व किसानों ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मंडियों की हड़ताल खुलने के बाद एकाएक खेड़ली की सुप्रसिद्ध अनाज मंडी में रौनक लौटने लगी है। तो इस समय प्रतिदिन कितनी सरसों की आवक हो रही है? 10,000 से 15,000। 10 से 15,000 बोरी डेली आ रही है। इस समय सरसों में नम के हिसाब से क्या भाव चल रहे हैं? नम के हिसाब से 5100 रुपये से लेकर के 5800 रुपये। तो क्या सरसों के भाव और बढ़ने की संभावना है? स्थिर भाव रहेगा, अभी बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। कारण नहीं, अभी तो बाजार चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, आमदनियों का प्रेशर रहेगा। व्यापारियों का और मजदूरों का सबका अब रोजगार चालू हो गया। हाँ बिल्कुल चालू हो गया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, खुशी की बात है। आपका शुभ नाम? कृष्ण कुमार। आड़तिया हैं जी भाई साहब। कहाँ के रहने वाले हो आप? उत्तीन सरदास।
अब की बार सरसों की कैसी पैदावार रही है? हल्की रही है। कितने मन का बीघा बैठा है? 8-9 मन को बीघा बैठे। तो क्या पिछले साल की बजाय अब की साल सरसों की आवक कम रही, 15-16 मन को बीघा बैठा पक्का। पिछली साल पक्के बीघे में 16 मन का बीघा था। हाँ, जो अब की बार 8 मन को, 8-9 मन को है। तो आप किसान खुश हैं अब की बार फसल को लेकर? खुश तो खाऊं भी ना, पर भगवान का गाड़ी पेच खाएगा। वो तो देखो जीते कि देखो, वो 10-15 मन को हो तो जब खुश रहे भगवान। सरसों कितने क्या भाव बिक रही है आपकी इस समय? हाली बिकी ना, हमारी तो बोली आई ना। जब भी मंडी में बात तो देख लो 5,000 से 5800 तक, 5800 6,000 तक बिकी है। खूब सरसों तो 42 सरसों। हाँ सूखी। और नम वाली तो ये 5,000 से लेकर 52-54, 52-54 से 53 से। कोटा के जवाहर नगर पुलिस थाना द्वारा ऑपरेशन नश्वर के तहत अवैध मादक पदार्थ गांजा के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें 4 किलो 850 ग्राम गांजा जब्त किया गया। तो वहीं थाना अधिकारी राम लक्ष्मण ने बताया कि मुलजिम उमेश जोशी व धनराज मेघवाल को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त वाहन क्रेटा कार को जब्त किया गया है। अनुसंधान जारी है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। कोटा जिले की बोरोखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। थानाधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि 2 अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई में 2 व्यक्तियों को 122 पौवे अवैध शराब के साथ अवैध रूप से शराब बेचते हुए पकड़े गए हैं। आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है तो प्रकरण दर्ज किया गया है। अनुसंधान जारी है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। बसपा उपखंड अधिकारी रेखा मीणा ने कोलाना, झरावालों की ढाणी और झाजी रामपुरा, गुड़ा कटला ग्राम पंचायतों में आयोजित फार्मर रजिस्ट्रेशन कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम रेखा मीणा ने शिविर में मौजूद लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की। इस दौरान सभी कर्मचारी उपस्थित रहे। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। बसपा शहर कांग्रेस मंडल अध्यक्ष मनोहर सोडिया के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी रेखा मीणा को ज्ञापन सौंपकर गुमशुदा बालक की पुलिस द्वारा शीघ्र तलाश करवाने की मांग की गई। मांगीलाल सैनी ने बताया कि उनका पुत्र करण सैनी उम्र 12 वर्ष 22 फरवरी को लगभग 11 बजे घर के पास स्थित शिव मंदिर पर खेलने की कह रहा था, जो आज तक घर वापस लौटकर नहीं आया। बसपा थाने में 28 फरवरी को प्राथमिक सूचना दर्ज करवाई गई। उपखंड अधिकारी रेखा मीणा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बच्चे के पिता को बालक की शीघ्र खोजबीन कराने का आश्वासन दिया। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। देवली के त्रिशूला महिला मंडल की ओर से मंगलवार को फाग महोत्सव आयोजन दिगंबर महावीर मंदिर जैन में हुआ। मंडल की अध्यक्षता पिंकी सेठी ने बताया कि फागोत्सव का उद्घाटन मंजू जैन एवं विमला जैन ने किया, जबकि दीप प्रज्वलन सरोजलता पिंकी जैन ने किया। महिला महासमिति की ओर से नारी तेरे रूप अनेक मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से की गई। इसी के साथ नारी सम्मान का कार्यक्रम हुआ। इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और गेम्स भी आयोजित हुए। इस मौके पर फाग के गीतों पर महिलाओं ने नृत्य किया और परस्पर गुलाल लगाकर होली की खुशी का इजहार किया। इस दौरान महासमिति की अध्यक्षा विनीता जैन भी उपस्थित थी। फागोत्सव में कहना व राधा का किरदार सुनैना जैन और प्रिया सेन ने बखूबी निभाया। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। हाल ही में पुष्कर में सोमवार को अधिवक्ता पर जानलेवा हमले में अज्ञात युवकों द्वारा ताबड़तोड़ हमले के बाद गंभीर अवस्था में जिलन अस्पताल में भर्ती अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखोटिया मामले में 4 दिन बीतने पर सभी आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर पुष्कर बार एसोसिएशन अध्यक्ष कुलदीप पालेश्वर सहित सभी अधिवक्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन दिया और पुष्कर बंद की चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिवक्ता हमले मामले में अध्यक्ष कुलदीप पालेश्वर, उपाध्यक्ष मदन साकला, एडवोकेट कृष्ण कुमार दादीज, पूर्व अध्यक्ष सुरेश कुमार पालेश्वर ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। हाँ जी, क्या मामला है और किनको ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग की है? जैसे कि आपको विदित होगा कि हमारे बार संघ के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम जी जाखेटिया के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर उनके साथ मारपिटाई करी और उनके सर पे चोट पहुंचाई, जिनकी हालत अभी बहुत ज़्यादा नाजुक है, जो अभी जेएलएन अस्पताल के अंदर भर्ती है और हमलावर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। उसके लिए हमने उपखंड अपने मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन दिया और एक ज्ञापन हमने पुष्कर थानाधिकारी को दिया कि मुलजिमों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और हमने पुलिस से समय मांगा है कब 48 घंटे 72 घंटे जल्दी मुलजिम को गिरफ्तार करें, अदरवाइज़ हम पुष्कर बंद के लिए मीटिंग आउट करके पुष्कर बंद का आह्वान किया जाएगा। बार एसोसिएशन अध्यक्ष कुलदीप पालेश्वर। जैसा कि आपको विदित है, हमारे पुष्कर न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान पुरुषोत्तम जी जाखेटिया जी के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने दिनांक 2 तारीख को प्राणघातक हमला कर दिया, जिसके कारण आज उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और आज 3-4 दिन हो गए घटना को, जिसको लेकर मुकदमा भी दर्ज हो गया है।
लेकिन आज दिवस तक उनके समस्त अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कराया गया है और न ही पुलिस की तत्परता यहाँ नज़र आ रही है। कभी कहते हैं 2 देख लिए, कभी कहते हैं 3 हमने पकड़ लिए हैं और न ही पूरों को तरीके से पकड़ा गया है। हमारी यही मांग रही है कि जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ जो इन लोगों ने घटना कारित की है, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जल्द से जल्द गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जाए और इनको जेल भेजा जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं टालमटोल करती नज़र आ रही है और इतनी तत्परता नहीं दिखा रही है, जो कि आज अगर पुलिस अधिकारी के ऊपर ये घटना हो गई होती तो निसंदेह 24 घंटे के अंदर अंदर उन अपराधियों को पकड़ के जेल के हवाले कर दिया होता। लेकिन आज हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनके खिलाफ इस प्रकार के प्राणघातक हमला हो गया, फिर भी कहीं न कहीं देरीनुमा कार्यक्रम जारी है इनका। हम सभी अधिवक्ताओं में आज रोष है। पूरे राजस्थान के कई बारें आज वर्क सस्पेंड पर है, अनिश्चितकाल हड़ताल पर है। हमारा तो यही निवेदन है कि जल्द से जल्द इनको पकड़कर गिरफ्तार किया जाए। और क्या मांग की? आज हमने इतनी सी मांग की। आज हमने एक ज्ञापन माननीय उपखंड महोदय पुष्कर को दिया है, पुलिस अधिकारी थानाधिकारी को दिया है कि साहब जल्द से जल्द इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करें और पेश करें, नहीं तो आगामी रणनीति बनाई जाएगी कि पुष्कर बंद का आह्वान भी किया जाएगा और साथ साथ हो सकता है कि जितने भी राजस्थान में न्यायिक बारें हैं वो भी अपने हड़ताल करेगी। हमारे पुष्कर बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम जी जाखेटिया दिनांक 2 मार्च 2025 को अपने घर पे आराम फरमा रहे थे। रात्रि को करीबन 1:30-2 बजे डीजे साउंड की गाड़ियाँ आई, पास में शराब का ठेका है और आवाज़ ज़्यादा थी तो वो आके उनको रोका, इसकी आवाज़ कम करो। इतने में 15-20 जो मुलजिम थे, अपराधी लोग प्रवृत्ति के जो शराब के नशे में थे, उनके साथ लाठी डंडों से टूट पड़े और गंभीर घायल करते हुए सिर में चोट मार दी और नीचे गिरा दिया उनको। और उस बारे में पूरे अधिवक्ता ग्रुप के अंदर बड़ी भारी रोष है और कल भी हम एसपी साहब से मिलकर आए, उनको ज्ञापन दे गए। आज भी जो है एसडीओ साहब पुष्कर को ज्ञापन दिया है और थानाधिकारी महोदय पुष्कर को ज्ञापन दिया है कि मुलजिम जो है, पूरे मुलजिम को आप अरेस्ट नहीं कर रहे हो। 3 मुलजिम ही अरेस्ट बता रही पुलिस। तत्काल प्रभाव से हमने ज्ञापन में कहा है कि सारे मुलजिम 15-20 जो भी इन्वॉल्व इस आपराधिक घटना में जो ही है उसमें तत्काल उनको प्रभाव से उनको अरेस्ट किया जाए, अन्यथा पूरे राजस्थान के अंदर वकील धरना प्रदर्शन करेंगे और पुष्कर सीटों को भी बंद कराएंगे। हाँ जी, क्या मामला था और किनको ज्ञापन सौंपा आज हम सारे जो अधिवक्तागण हैं पुष्कर के बार एसोसिएशन के, तो जाखेटिया जी के साथ जो मारपीट जो घटना घटित हुई और उसके बाबत आज हम SDM कोर्ट पुष्कर गए, क्योंकि अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, केवल मात्र 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और घटना को लगभग 48 घंटे हो चुके हैं। घटना लगभग 4 दिन पुरानी हो चुकी है। अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया लोगों को, आरोपियों को। इसलिए हम उपखंड कार्यालय पुष्कर गए और वहाँ उपखंड अधिकारी महोदय से मांग की कि भाई आप पुलिस डिप्टी साहब SP साहब से बात करें और आरोपियों की गिरफ्तारी करें। और क्या क्या कुछ मांग की, क्या आश्वासन दिया है SDM को? उसके बाद हम थाने गए। थाने पे थानाधिकारी जी मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे। हमारे अधिवक्ता जो संगठन है, हमारा संगठन, उन्होंने भी बताया है कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर आगे हमारा संगठन कार्रवाई करके पुष्कर बंद का आह्वान करेगा। उनियारा उपखंड के बनेठा निवासी कला शिक्षक राधेश्याम मीणा के मार्गदर्शन में PM श्री योजना के तहत छान नवोदय स्कूल में पड़े कबाड़ और अनुपयोगी सामानों से लड़ाकू विमान का मॉडल तैयार हुआ। इसमें 90% सामग्री स्कूल का कबाड़ अनुपयोगी सामान है। स्कैप फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कार्यशाला के तहत बनाए गए इस फाइटर जेट को लेकर स्कूल प्रबंधन का दावा है कि ये फाइटर जेट देश में सबसे बड़ी साइज का है। इसकी साइज 15 × 20 फीट है। इस कार्यशाला को सफल बनाने में रिसोर्स पर्सन राधेश्याम मीणा के साथ स्थानीय संसाधन और संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने में विद्यालय के राजीव चौहान, उप प्राचार्य विनोद कुमार पारिक, वरिष्ठ शिक्षक बागेश्वरी भाटिया, भवानी सिंह, ताराचंद शर्मा, कला शिक्षक हर्षित चौधरी, किशन माली आदि कर्मचारियों का सहयोग रहा। कला शिक्षक राधेश्याम मीणा व ताराचंद शर्मा ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये इस पार्क का नाम ही हमने स्क्रैप पार्क रखा है और इस स्क्रैप पार्क के अंदर कहने को स्क्रैप का मतलब कबाड़ होता है, पर यहाँ हम उस कबाड़ का अच्छा इस्तेमाल करते हुए कुछ और भी नई प्रयोग भी करेंगे। अभी ये जो पीछे उदाहरण है, ये एक बड़ा एग्जांपल है स्क्रैप का। आपका मॉडल आप देख रहे हैं पीछे, जो बहुत बड़ा मॉडल बना है, ये सभी के सहयोग से, यहाँ के स्टूडेंट्स के सहयोग से। और ये पूरा टोटल वेस्ट, टोटल जो कबाड़, फर्नीचर, पाइप्स जितने भी हैं, उनको जोड़ तोड़ के गला डला के साथ में डाल कर और इन बच्चों के माध्यम से आप देख रहे हैं ये बनने जा रहा है। और ये जो आप बहुत जल्दी इसका इनॉग्रेशन होगा, तो ये किस प्रकार
बेकार चीज़ों से, वेस्ट चीज़ों से एक कंपोजिशन तैयार करके बच्चों को एक मॉडल के रूप में जैसे पेडागोजी और आज इन एजुकेशन और नई नई जो जितने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उनके लिए लाभप्रद होगा और मैं आशा करता हूं कि हम यहाँ के बच्चे कुछ सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर सिरसा से है, जहां उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ आज सिरसा पहुंचे। वे जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ और ओढ़ा स्थित माता हरकी देवी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने माता हरकी देवी कॉलेज में 360 और जेसीटी विद्यापीठ में 400 स्टूडेंट्स को डिग्रियां प्रदान की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक अभय चौटाला ने की। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के नाम से जेसीटी विद्यापीठ में बने म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस म्यूजियम में स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला से जुड़ी यादों को संजोकर रखा जाएगा। सिरसा से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय प्रवास पर कोटा पहुंचे। बिरला ने कोटा के दादाबाड़ी स्थित नागरिक सहकारी बैंक के नवीन भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के राजेश बिरला, बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जैन सहित बैंक का स्टाफ व कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि लोगों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने में सहकारिता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोटा से फरीद खान की रिपोर्ट। देश में सहकारिता आंदोलन ऐसा आंदोलन है जिससे समाज के सभी वर्गों को, किसान हो, मजदूर हो, मछली पालन हो, दूध पालक हो, हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने का काम सहकारिता आंदोलन के माध्यम से हुआ है। और सहकारिता आंदोलन के माध्यम से समाज के लोगों के आर्थिक सामाजिक स्थितियों में भी बड़ा परिवर्तन आया है। उसी तरीका से सहकारिता के आधार पर सरकारी नागरिक बैंक और ग्रामीण बैंकों ने भी समाज जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। आज बैंकिंग सिस्टम व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गया है। सरलता, सुगमता के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ छोटे व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, फुटपाथ पर काम करने वाला व्यक्ति हो और सामान्य घरेलू व्यक्ति को हर चीज के अंदर बैंकिंग सुविधाओं के अनुसार उसको त्वरित रूप से ऋण दिलाना और बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने के बाद उसको आत्मनिर्भरता के एक नई दिशा की ओर समाज बढ़ रहा है। हम बैंकिंग सिस्टम को उसके घर के दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन उसके साथ साथ नेट रूप से टेक्नोलॉजी के परिवर्तन के साथ आने वाले समय के अंदर छोटा छोटा व्यापारी भी डायरेक्ट किसी भी ट्रांजेक्शन को करने के लिए उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं, जिससे कि व्यक्ति के जीवन की सरलता, सुगमता होगी और आत्मनिर्भर बढ़ेगी और आत्मनिर्भर समाज की ओर बढ़ने में सहकारिता आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। नगर पालिका बांदीकुई द्वारा बंदरों को पकड़ने को लेकर एक अभियान चलाया गया। पिछले दिनों बांदीकुई में लगातार बंदरों द्वारा बच्चों को और बुजुर्गों को घायल करने की घटना सामने आ रही है। इन घटनाओं को लेकर नगर पालिका द्वारा जगह जगह चिन्हित स्थानों पर पिंजरा लगाकर बंदरों को पकड़ा गया है। पकड़े गए बंदरों को दूर स्थान पर छोड़ा गया। बता दें कि बांदीकुई नगर पालिका क्षेत्र में पिछले कई महीनों से बंदरों का आतंक छाया हुआ है, जिसके कारण बच्चे और बुजुर्गों का मकान की छत पर जाना और बाहर घूमना दुर्लभ हो रहा है। बांदीकुई से विशंबर जांगिर की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।